शुरू करते हैं मेरे बच्चे। टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए इस्तेमाल होगी मुनीब मक्सी? सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगी? सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं, वो हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे बताएंगे। अब मान लें कि हमें पता चल गया है कि सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल। मेरे बच्चे इसके लिए मैं आपको बेहतरीन जुगाड़ दे रहा हूं। क्या याद करेंगे आप मेरे बच्चे? इसके लिए जुगाड़ क्या है कि टाइट्रेशन हो या क्रिस्टलाइजेशन, मैंने इस मेथड को एक नया नाम दे दिया है आपके आसानी के लिए कि ये HOH मेथड है। क्या है? अब ये HOH मेथड क्या है ना, थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्या है ये? HOH मेथड है। यानी टाइट्रेशन करनी हो या क्रिस्टलाइजेशन करनी हो, किस रिएजेंट के थ्रू करेंगे, किस केमिकल के थ्रू करेंगे? HOH। अब इस HOH का मतलब क्या है थोड़ी देर में, ये वाटर नहीं है। इस H और OH का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक है, एसिड बेस है। वेरी गुड। H यहां पर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। तो ये बिल्कुल सही बात फरमाई इन्होंने कि असल में ये एसिड बेस मेथड है। क्या है ये? एसिड बेस मेथड। आए इसको समझते हैं और दोनों पे अप्लाई करेंगे ताकि दोनों के लिए अलग दिमाग ना लगाना पड़े। मेरे बच्चे तवज्जो से देखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन का रिएक्शन मैंने कल आपको बताया था कब कराते हैं और टाइट्रेशन कब कराते हैं। जब सॉल्ट जो है वो सोडियम का हो या अमोनियम का हो या ग्रुप 1 का हो। जब सॉल्ट सोडियम का हो, अमोनियम का हो या ग्रुप 1 का हो तो हम टाइट्रेशन की तरफ जाते हैं और उस पर HOH मेथड अप्लाई करेंगे। और जब सॉल्ट जो है अदर देन सोडियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1 हो, बहुत सिंपल कर दिया बेटा। क्या कहा मैंने? जब सॉल्ट सोडियम, अमोनियम या ग्रुप 1 का होगा जो आपने बनाना है, जो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आप टाइट्रेशन पे जाएंगे और वहां एसिड बेस मेथड अप्लाई करेंगे। और जब सॉल्ट, बोलो बेटा, जब सॉल्ट अदर देन सोडियम, अमोनियम या ग्रुप 1 का हो तो फिर हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन पे जाएंगे। अब मैं पहले आपको क्रिस्टलाइजेशन सिखा रहा हूं। अब तवज्जो रहे सिर्फ और बात समझने पर फोकस करेंगे। कोशिश करें अभी कुछ भी ना लिखें, मैं बाद में लिखवाऊंगा। वही जो पैटर्न बताया था उसी पैटर्न में लिखवाऊंगा। और क्रिस्टलाइजेशन को समझाने के लिए अगेन एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं भाई हमें कॉपर सल्फेट बनाना है। किसका क्या बनाना है? कॉपर सल्फेट। पहले फैसला करो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। ऑल सल्फेट्स आर एक्सेप्ट काबा पप्पू। तो काबा पप्पू में कॉपर तो नहीं आ रहा ना, कैल्शियम बेरियम सल्फेट है। इसका मतलब है ये सॉल्ट क्या हुआ बेटा? सॉल्युबल हुआ। यस और नो ऑनलाइन वालों? जब ये सॉल्ट सॉल्युबल हुआ तो क्या ये सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का सॉल्ट है? नहीं। अगर सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का होगा तो मेथड क्या होगा? टाइट्रेशन। अब जब सोडियम पोटेशियम अमोनियम का नहीं है तो क्या मेथड होगा? क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा आउटलाइन मेथड टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट या ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट। इसको ऐसे ही करके टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, mention all the mandatory lab apparatus। ये इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, ये मैं एक मॉडल क्वेश्चन बनवा दूंगा ताकि आप सिर्फ उसी को एडिट कर लें। ठीक है जी। apparatus एंड आंसर फॉलोइंग। माज, हमजा, अब्बास, मनहा, अनीका, सबको समझ में आ रही है बात? कल भी मैंने इसी तरह एक मॉडल लिखवाया था। और क्या क्या बताना होगा तुम्हें बताना होगा रिएजेंट 1 क्या लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। रिएजेंट 1 क्या लेंगे, रिएजेंट 2 क्या लेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? ऑनलाइन वाले खासतौर पे? यस सर। ये हम पूरा भी करेंगे। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जिसमें कल सिखाया था ताकि बच्चों को अलग ना लगे। रिएजेंट 1, रिएजेंट 2,
ठीक है, लैब एपरेटस भी लिख देते हैं, लैब एपरेटस जो इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर केमिकल रिएक्शन पूछेगा एग्जामिनर, हेलो सर, मिस मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ जी। मिस मैं असल में रिपोर्ट्स बड़ी माजरत, मैंने अगर फॉरवर्ड तो कर दी थी, मैं जरा डॉक्टर साहब से फीडबैक ले लेता हूँ, मैंने खुद देखी नहीं थी, असल में क्लास में था, मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, मैं भी देख लेता हूँ, उनका फीडबैक आया तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, लैब एपरेटस हो गया बेटा, उसके बाद बोलेगा केमिकल रिएक्शन बताओ। आप समझ रहे हो बेटा, वो आपसे कह रहे हैं कि लैब में खड़े होकर बनाओ, कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करोगे वो बताओ, कौन कौन से एपरेटस इस्तेमाल होंगे वो बताओ, केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो बताओ, और उसके बाद फिर आपसे कहेगा मेथड बताओ। क्या बताओ? मेथड बताओ कि किस क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। ये इस तरह का सवाल आपके पास एग्जाम में आपको अल्लाह भला करे नजर आ जाएगा। तकरीबन 7 या 8 या 9 या 10 मार्क्स का भी हो सकता है। यहां तक बात सबको समझ में आ जाती है? इस सवाल बच्चों इस पैटर्न में आएगा। अब जो वर्किंग में तुम्हें सिखाने वाला हूं, उस वर्किंग के बाद हम कोशिश यही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कैसे लिखना है। चले बेटा, सवाल हमने क्या लिया है, हम कॉपर सल्फेट बनवाना चाहते हैं। क्या ये सारे बच्चे मेरे साथ अग्री करते हो कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, हाँ या ना? ठीक है, अगेन हम कल जान चुके हैं। अब सॉल्युबल सॉल्ट है तो या तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम वाला होता तो हम किससे बनाते? टाइट्रेशन से। अगर सोडियम पोटेशियम अमोनियम वाला नहीं है तो किससे बनाएंगे? क्रिस्टलाइजेशन से। इज दैट क्लियर? अब इसकी मैं तुम्हें रेसिपी बताने जा रहा हूं। एग्जाम का पैटर्न ऐसे फिल होगा, ये मैं बाद में आऊंगा, पहले हम समझते हैं कि क्या होगा। बेटा जब आपको सॉल्युबल सॉल्ट बनाना हो, जब आपको सॉल्युबल सॉल्ट बनाना हो क्रिस्टलाइजेशन से, तो रेसिपी सुन लीजिए। वैसे तो 3 रेसिपीज हो सकती हैं। कितनी रेसिपी हो सकती है? लेकिन आप आसान रखें, एक ही पर बात रखें, बाकी खुद ही कर लेंगे आप। और वो रेसिपी क्या है? जब आपको करना होगा, आप लेंगे बेटा एसिड और उसका रिएक्शन कराएंगे इनसॉल्युबल बेस के साथ। किसके साथ? एसिड लेंगे, रेसिपी सुन लें, एसिड लेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? इनसॉल्युबल बेस के साथ। आपको मिलेगा सॉल्ट और आपको मिलेगा वाटर। आपको मिलेगा सॉल्ट, आपको मिलेगा वाटर। अब चूंकि, अच्छा मुझे बताओ, एसिड हमेशा सॉल्युबल होता है, यस और नो? तो इसका मतलब है ये तो, इसके आगे आप क्या लिख दोगे? एक्वस लिखोगे, यस और नो? एसिड तो हमेशा सॉल्युबल होता है, मैंने बताया इस इन रिएक्शन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा बेस में लिखा है हमने इनसॉल्युबल, तो उसका मतलब है बेस कैसी होगी? सॉलिड। सॉल्ट कैसा बना रहे हैं? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। तो ये क्या हो जाएगा? एक्वस। और वाटर तो है ही लिक्विड। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे बताओ, जरा दिमाग लगाओ, कि जब तुम इस रिएक्शन से सॉल्ट बनाओगे वो एक्वस होगा, पानी को इवेपोरेट करके सॉल्ट मिल जाएगा। पानी को इवेपोरेट करके क्या मिल जाएगा? सॉल्ट। अब जरा समझो कि करना क्या है। रेसिपी क्या है? तुम्हें एसिड लेना है, और एसिड क्या होता है? एच आइन वाला, और बेस क्या होता है? OH आइन वाला। इससे बनता है HOH मेथड। आप क्या बनता है? अब गौर से देखो, कॉपर सल्फेट लेना है, मुझे सबका जवाब चाहिए होगा। बेटा कॉपर सल्फेट लेना है, पहले क्या करो? इस कॉपर आइन को अलग कर लो, सल्फेट आइन को अलग कर लो। सल्फेट कैसा आइन होता है? नेगेटिव। कॉपर कैसा आइन होता है? तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ले लो। नेगेटिव कौन है? OH। नेगेटिव कौन है? और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ले लो। पॉजिटिव कौन है? H। आसान है भाई। जो सॉल्ट आ गया है उस सॉल्ट के आयंस को अलग करो। पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव OH ले लो, और नेगेटिव आयन के साथ पॉजिटिव H ले लो। अब वैलेंसी पूरी करो। कॉपर की वैलेंसी 2 है तो किस पर आ जाएगी? OH पर। बात समझना, कॉपर की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 है तो किस पर आ जाएगी? OH पर। और सल्फेट की भी 2 है तो किस पर आ जाएगी? H पर। तो बेटा कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कौन से 2 रिएजेंट चाहिए होंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड, देखो कैसे बन गया, मैं अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर, ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम, ग्रुप 1। तो ये इनसॉल्युबल बेस होगी ना भाई? इनसॉल्युबल होगी नहीं होगी? अच्छा और देखो, कॉपर सल्फेट के अलावा देखो बाकी समझो। मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, तवज्जो सुनना।
मान लो कि मैं ले लेता हूं बेरियम क्लोराइड बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाना चाह रहा हूं? अब देखो बेटा, जिनको समझ में एक दफा में नहीं आया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, वो इस ड्रिल के साथ समझ लो। ये कल भी इसी तरह सिखाया था। बेरियम क्लोराइड मैं चाह रहा हूं कि मैं कॉपर नाइट्रेट बना लूं। क्या बना लूं? कॉपर नाइट्रेट बना लूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं, अल्लाह भला करे, मैग्नीशियम सल्फेट बना लूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं, अल्लाह भला करे, फॉर एग्जांपल क्या बनाना चाह रहा हूं? सॉल्युबल सॉल्ट बताओ ना यार। और लेड, मैं चाह रहा हूं कि लेड नाइट्रेट बना लूं। क्या बना लूं? लेड नाइट्रेट बना लूं। या मैं चाह रहा हूं कि अल्लाह भला करे आपका अमोनियम वाला नहीं बताओ ना, कोई और बताओ। एल्यूमिनियम, मैं चाह रहा हूं कि मैं एल्यूमिनियम सल्फेट बना लूं। क्या बना लूं बेटा? आप समझ रहे हो? ये सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, हाँ या ना? सारे सॉल्युबल सॉल्ट हैं रूल के हिसाब से। ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, और आगा पप्पू में बेरियम नहीं आता। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। यस और नो? ये सारे सॉल्युबल सॉल्ट है, हाँ ना? जवाब सुनना है मुझे। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। काबा पप्पू में मैग्नीशियम नहीं आता, तो ये भी सॉल्युबल है। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। काबा पप्पू में एल्यूमिनियम नहीं आता। भाई मक्सी, ये बात समझते हो बेटा? यस सर। अब हम जानना चाहते हैं कि इसको बनाने के लिए कौन से रिएजेंट होंगे। तो मैंने क्या बताया, रिएक्शन लिखोगे तो तुम्हें क्या बनाना है? बेरियम का क्लोराइड। क्या बनाना है? बेरियम का। तो बेटा इसके आयंस को क्या कर लो? अलग अलग। बेरियम का पॉजिटिव आयन अलग कर लो और क्लोराइड आयन अलग कर लो। अब पॉजिटिव के साथ क्या ले लोगे? नेगेटिव क्या है हमारा? OH, और बेरियम की वैलेंसी 2 है तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस। और नेगेटिव के साथ क्या ले लोगे? H। तो क्या रिएजेंट बन गए? बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl। कुछ आ रही है बात समझ में? बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl। भाई HOH मेथड है ना? क्या मेथड है? एसिड के साथ इनसॉल्युबल बेस। समझ में आ रही है बात? तो HOH से खुद ब खुद बन जाएगा। HOH से खुद ब खुद बन जाएगा। अब बताओ रिएक्शन में क्या बनेगा? बेरियम किससे मिल जाएगा? क्लोरीन से। क्या बना लेगा? बेरियम क्लोराइड। और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? वाटर। ये क्या होगा? एक्वस। ये क्या होगा? सॉलिड। ये क्या होगा? एक्वस। और ये क्या होगा? लिक्विड। इज दैट क्लियर? एक और देखो, तुम ट्राई करो। कॉपर नाइट्रेट है बेटा। क्या बनाना चाह रहा हूं मैं? कॉपर नाइट्रेट बनाना चाह रहा हूं। तो कॉपर नाइट्रेट बनाने के लिए सर क्या कहते हैं कि भाई इसको बनाने के लिए क्या करो? आयंस को अलग कर दो। तो कॉपर +2 को अलग कर दिया और नाइट्रेट माइनस को अलग कर दिया। तो अब क्या कहा? पॉजिटिव के साथ क्या लगा दें? नेगेटिव। नेगेटिव कौन है? OH। OH वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि कॉपर की 2 है। नाइट्रेट के साथ क्या लगा दें? H। इसकी 1 है तो 1 ही रहेगी, HNO3। नाइट्रिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? ऑटोमेटिकली एसिड बन जाएगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अब जनाब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। अब ये क्या होगा? सॉलिड। ये क्या होगा? एक्वस। ये क्या होगा? How do you know barium is solid and chloride is aqueous? बेटा हमने पढ़ा all bases are insoluble except sodium, potassium and ammonium bases. ये सॉल्ट के रूप में पढ़ा था ना हमने कि तमाम बेसिस इनसॉल्युबल होती हैं सिवाय ग्रुप 1 के या एल्केलीज के। एल्केलीज के अलावा जितनी भी बेसिस हैं वो सारी इनसॉल्युबल है। ठीक है। तो अगर सोडियम का हाइड्रोक्साइड होगा या ग्रुप 1 का या अमोनियम का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो सॉल्युबल होगा। अच्छा आगे देखो। अब मैं चाहता हूं मैग्नीशियम, ऑनलाइन में से जवाब मिले मुझे। उस्मान अहमद हमजा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाना चाहता हूं तो क्या करूं भाई? मैं मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है मुझे। कौन से दो रिएजेंट की चॉइस समझ में आ रही है? तो क्या करूं बेटा? मैग्नीशियम आयन को अलग, मैग्नीशियम सल्फेट आयन को अलग। मैग्नीशियम सर Mg के साथ OH अटैच हो जाएगा और SO4 के साथ H अटैच हो जाएगा। वेरी गुड। अब SO4 पे 2 आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। अब आसान लग रहा है? अब क्या हलवा है यार ये। ठीक है ना? एक्वस और ये बेस इनसॉल्युबल है तो क्या? क्योंकि सोडियम पोटेशियम या ग्रुप 1 की नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये सॉलिड। इज दैट क्लियर? रिएजेंट चॉइस करना समझ में आ गया? जी बेटा मुनीर। सर ये थोड़ा शुरू से बता दें, इसको हम अभी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए तो रिएजेंट यानी कौन से रिएजेंट को मिक्स करेंगे ये कैसे बता रहे हैं? HOH मेथड से। कि जैसे
कल मैंने क्या बताया था कि आयंस को अलग करके एक के साथ नाइट्रेट लगाना था, एक के साथ सोडियम लगाना था। ये सुनो, यहाँ क्या बता रहे हैं, HOH मेथड, कि एक के साथ H लगा दो और एक के साथ OH लगा दो, रिएजेंट बन जाएगा। अब जैसे लेड नाइट्रेट बनाना है बेटा, मुनीब जवाब चाहिए, मुनीब और मक्सी, अनिका, लेड नाइट्रेट बनाना चाह रहा हूं तो क्या होगा बेटा, लेड को अलग कर लूं और नाइट्रेट को अलग कर लूं, है ना। अब लेड के साथ क्या ले लूं? जी सर बिल्कुल। OH और नाइट्रेट के साथ क्या ले लूं? H। तो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड आ गया और नाइट्रिक एसिड आ गया। यस और कोई मसला? बिल्कुल सर। अब जनाब वही वाटर बन गया और वही चीज हो गई, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सिंपल है सर, रिपीट हो रही है चीज। ठीक हो गया। अब यही चीज आप आसानी से रिपीट कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो आओ जरा सवाल के पहले चलते हैं। कॉपर सल्फेट बनाना था, कॉपर सल्फेट बनाने के लिए रिएजेंट 1 बताओ भाई। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए रिएजेंट 1, शाबाश। कॉपर का हाइड्रोक्साइड और रिएजेंट H2SO4। हाँ ना बोल, क्लियर है? रिएक्शन लिखना है। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे? कॉपर का हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? सॉलिड रिएक्शन होगा बच्चे। अनिका बात समझ में आ रही है बेटा? H2SO4 से यस सर। एक्वस क्या बनेगा? कॉपर का सल्फेट, एक्वस और वाटर। बेटा बताओ, मिल गए 3 नंबर? बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को? जी सर। सर बिल्कुल आ रही है सर, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आज आप सर। चलो मेरे बच्चा, अब रह गया लैब एपरेटस और मेथड। चलो वो भी तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं। आओ डायग्राम देखते हैं। आओ आपको डायग्राम से समझाते हैं कि मेथड कितना सिंपल है। आ जाओ, तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो हटी घटना घटी। मान लो ये कंटेनर है, मान लो क्या है, कंटेनर गायब हो गया, दोबारा ले आते। मान लो ये कंटेनर है, तवज्जो से देखना बेटा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेसिपी में एक बात नहीं बताई है मैंने, और अब बताऊंगा और फिर रेसिपी में वापस जाके लिखूंगा। रेसिपी में एक बात नहीं बताई है, अब बताऊंगा और जाके ऊपर लिखूंगा। अभी रेसिपी क्या दी है? एसिड के साथ कौन सी होगी? बेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और रिजल्ट में बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक हो गया? अच्छा, मेथड है HOH। मेरे बच्चे आप सबसे पहले क्या इमेजिन करो, तुम क्या बना रहे हो? कॉपर सल्फेट। तो तुम सबसे पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक बड़ा सा लंप ले लोगे। बड़ा सा क्या ले लोगे? दिस इज द लंप ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहां पर ट्रिक ये है कि बेस हमेशा एक्सिस में होनी चाहिए। क्या ट्रिक है? बोलो जोर से। क्यों? बेस सवाल है क्यों? ये जवाब 2 मिनट के बाद दूंगा, 2 मिनट के बाद जवाब दूंगा, खुद समझ में आ जाएगा। बेस हमेशा क्या होती है, याद रखो, एक्सिस में। अब क्या होगा मेरे बच्चे, तुमने कॉपर हाइड्रोक्साइड का लंप ले लिया। अब यहां से तुम मान लो कि इसमें पुर कर रहे हो H2SO4। आहिस्ता आहिस्ता, जेंटली, एकदम से नहीं उलट देना, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हो? H2SO4 डालना तुमने क्या किया? शुरू किया। बात समझ में आ रही है? ये H2SO4 आएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन शुरू कर देगा। बोलो, रिएक्शन शुरू कर देगा। रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट और वाटर। कॉपर सल्फेट और वाटर क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है और वाटर लिक्विड है। तो देखते ही ये कंटेनर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझना जरा, देखते ही देखते इस कंटेनर का गेम कुछ इस तरह का हो जाएगा कि इसमें सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। यस और इस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? कॉपर सल्फेट और वाटर। जहन में ये रखना है कि आपने H2SO4 उस वक्त तक डालते रहनी है जब तक थोड़ा सा बेस ना रह जाए। क्या ना रह जाए? सारा बेस खत्म नहीं करना, थोड़ा सा रहने देना है। क्यों? अब सुन लीजिए मेरे बच्चे, 2 मिनट के लिए सोच लो कि ये थोड़ा सा बेस मैंने छोड़ दिया। अब ये बेस इनसॉल्युबल था क्या सॉल्युबल था? इनसॉल्युबल था। तो इसका मतलब है मैं आसानी से इसको फिल्टर करूंगा और अलग हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो बेटा। भाई अगर मैंने बेस इनसॉल्युबल लिया हुआ है, इनसॉल्युबल बेस था और बेस एक्सेस में लिया है मैंने, तो मैं एसिड डाल रहा हूं। जब मैंने देखा थोड़ा सा बेस रह गया है, सॉलिड है ना, नजर आ रहा है मुझे वो, तो जब मैंने देखा थोड़ा सा बेस रह गया, मैंने मजीद एसिड डालना छोड़ दिया, एक्सेस में रहने दिया। अब ये जो बेस इनसॉल्युबल है, इसे निकालना आसान है कि मुश्किल? सिंपल, फिल्टर करना है, निकल जाएगा। ऐसा भाई फिल्टर पेपर से गुजारूंगा, बेस अलग हो जाएगी। जब बेस अलग हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? सिर्फ कॉपर सल्फेट और वाटर। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि बेस एक्सेस में नहीं होता, बल्कि मैं धड़ाम करके बहुत सारा एसिड डाल देता।
बहुत सारा, सारा बेस रिएक्ट कर जाता, सारा बेस रिएक्ट कर जाता, हाँ या ना। और जब सारा बेस रिएक्ट कर जाता तो सॉल्यूशन में क्या बचता, कॉपर सल्फेट, वाटर और एसिड। अगर मैं एसिड ज्यादा डाल देता, मैं इमेजिन करो कि अगर मैं बेस को एक्सेस में ना लेता, किसको एक्सेस में लेता, एसिड को, तो क्या होता कि एसिड सारा का सारा, यानी बेस जो है वो सारी की सारी एसिड से रिएक्ट कर जाती, ठीक है, और एसिड एक्सेस में होता, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन मुझे मिलता उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता, उस सॉल्यूशन में वाटर होता और उस सॉल्यूशन में एसिड होता। अब एसिड सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाता, मिक्स, और मिक्स होने का मतलब है निकालने का कोई तरीका नहीं, मतलब तरीका तो है लेकिन पंचायत है ना। तो सिर्फ बेस को एक्सेस में करके फायदा हुआ नहीं हुआ, लॉजिक समझ में आई, दोबारा समझा रहा हूं मेरे बच्चे, बेस को, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, इस रेसिपी में ना इनसॉल्युबल बेस इन एक्सेस, ये हमेशा याद रखेंगे कि इस रेसिपी में जो हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन की, बेस हमेशा एरो पे लिखेंगे एक्सेस में होगा, या बेस के साथ लिखेंगे कि बेस हमेशा किस में होगा, एक्सेस में। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ में आ रही है कि अगर आप बेस को एक्सेस में रखते हो, जरा जाके देखो डायग्राम में, आपने बेस ज्यादा क्वांटिटी में लिया, एसिड थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाला, रिएक्शन होने दिया, जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर सल्फेट और वाटर बना, यानी सॉल्युबल सॉल्ट और वाटर बना, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, उस वक्त तक एसिड डालते रहना है जब तक थोड़ा सा बेस बाकी ना रह जाए, बात समझ रहे हो, जब तक थोड़ा सा बेस, और थोड़ा सा बेस बाकी रहते हुए रिएक्शन छोड़ देना है, और फिर क्या करना है, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। सॉल्यूशन को क्या करना है, जब फिल्टर कर लोगे तो बेस जो बचा हुआ था वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसी जगह अगर तुम कहते नहीं मैं बेस तो एक्सेस में नहीं लूंगा, मैं एसिड एक्सेस में लूंगा, तो क्या होता कि एसिड जब आप डालते, बेस सारी की सारी क्या कर जाती है, रिएक्ट। भाई बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों को, अगर मैं एसिड ज्यादा क्वांटिटी में डाल देता तो सारी की सारी बेस क्या कर जाती, रिएक्ट, और अब क्वांटिटी में एक्सेस में कौन होता, एसिड, और एसिड चूंकि सॉल्युबल है इसीलिए वो सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाता, मिक्स, और उसे अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, यस और नो। जबकि बेस को एक्सेस में रखकर आसानी से बेस को निकाला जा सकता है। मुझे ऑनलाइन से रिस्पांस दे दो, बात पल्ले पड़ी या नहीं। यस सर, जी समझ आ गया। सर। यस सर। तो डायग्राम क्या है, एक कंटेनर, हाँ क्या हुआ बेटा, आ गई बात समझ में कि बेस को एक्सेस में लेने का लॉजिक क्या है, इसमें सबकी आसानी है। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, आपने एक्सेस में बेस लिया, जेंटली इसमें एसिड डाला, अलाउ किया रिएक्शन होने के लिए, जब थोड़ी सी बेस रह जाएगी रिएक्शन को रोक दिया, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया, क्या कर लिया, जब फिल्टर कर लोगे सॉल्यूशन को, मान लो कि तुम ये तुमने, अल्लाह भला करे, सर जब जैसे जो दूसरा कंटेनर बना है, तुमने सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद फिल्टर करेंगे ना। जी जी, ये एक मिनट रुक जाओ ना भाई, ये यहां से तुमने फिल्टर किया, जब फिल्टर करोगे तो जो सारी बेस होगी, जो बची हुई बेस थी वो सारी यही रुक जाएगी, बची हुई बेस सारी यहां रुक जाएगी, यस और नो। और यहां जो सॉल्यूशन जाएगा उस सॉल्यूशन पे सिर्फ क्या होगा, कॉपर सल्फेट और वाटर, यस और नो। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, अब तुमने क्या करना है, एक पेट्री डिश ले लेनी है, एक पेट्री डिश ले लेनी है, सिंपल डिश, और उस पर उसको हीट करने चढ़ा देना है, उसको हीट करने चढ़ा देना है सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को आपने इसमें डाला, हीट करने चढ़ा दिया, वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट। वाटर को आपने इवेपोरेट करा देना है, यहां तक के जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो नजर आना शुरू हो जाए। जब वाटर इवेपोरेट होने लगेगा तो पीछे क्या रहेगा, क्रिस्टल। सो हम कहते हैं नाउ हीट द सॉल्यूशन अंटिल क्रिस्टलाइजेशन, अंटिल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म। आप क्या करोगे, इसको जेंटली हीट करते जाओगे ताकि वाटर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, यहां तक कि पीछे क्या बनने लगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। जब क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, हीट रोक दोगे, ठंडा करोगे, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, क्रिस्टल्स को फिल्टर करके अलग कर लोगे। सारा वाटर इवेपोरेट कराने की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट करा दोगे। जब देखोगे क्रिस्टल बनना शुरू हो गए तो हीटिंग रोक दोगे, क्रिस्टल्स खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल्स कब बनते हैं, जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये ज्यादा टेक्निकल बात है, बस यूं याद रखो, गर्म करेंगे, वाटर निकाल देंगे, मैक्सिमम वाटर निकलेगा तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, आप हीटिंग रोक देंगे, क्रिस्टल्स को फॉर्म होने देंगे, जब क्रिस्टल बन जाएंगे फिल्टर करके उनको। सर ये लास्ट बात रिपीट कर देगा प्लीज। मैं भी लिखवाऊंगा अभी, मैंने क्या कहा बेटा, समझ में आया, 4 डायग्राम में पूरा समझ में आता है। एक क्या
एक मिनट रुक जाओ, ये बोल रहे दोबारा बता दे, मैं एक बार पीछे जा। हमने क्या किया बेटा, बेस हमें हमेशा एक्सेस में लेना है, जेंटली हमने एसिड पुट करना है, अलाउ करना है रिएक्शन के लिए। जब थोड़ा सा बेस अनरिएक्टेड रह जाएगा हमने रिएक्शन रोक देना है, यस और नो। उसके बाद सॉल्यूशन को क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद बेस उसमें से रिमूव हो जाएगा और फिर इस सॉल्यूशन को हमने हीट अप करना है, चूल्हे पर हीट अप करना है, जिसके नतीजे में वाटर क्या होगा सारा, ठीक है, मैक्सिमम वाटर को हम क्या करा देंगे, इवेपोरेट। और जब वाटर को इवेपोरेट करा देंगे बेटा, पीछे क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट के, जी बेटा बोलो crystals. दोबारा जोर से बोलो, क्रिस्टल्स। अरे उस वक्त तो डिसॉल्व हुए थे ना बेटा, कॉपर सल्फेट तो सॉल्युबल सॉल्ट था, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट था, बेस इनसॉल्युबल थी, वो यहाँ फिल्टर पेपर पे, ये जो फिल्टर पेपर पे रुकी है वो तो अनरिएक्टेड बेस रुकी है, ठीक है। अब उस वक्त तो ये सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट तो सॉल्यूशन में मिक्स हुआ था, डिसॉल्व हुआ था। अब जब वाटर को इवेपोरेट कराओगे तो फिर पीछे कॉपर सल्फेट रहेगा ना यार। तो कितने स्टेप हो गए, सिंपल स्टेप है भाई। बात समझ में आई है सबको, मुनीब अब तुम्हें समझ में आ गई बात? हाँ, तो तुम घर में बना सकते हो ये, वो नहीं सुना शीरा जो होता है, शीरा। आप घर में चीनी की क्रिस्टल बना दो। आप क्या करो, बहुत सारी चीनी पानी में डिसॉल्व कर दो और उसके बाद उस पानी को देगची में भर के चढ़ा दो और देखो इवेपोरेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब तुम देखोगे पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया और उसमें शाइन आना शुरू हो गया है, शुगर, उसको फिर हीटिंग रोक दो, वो ठंडा होगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तुम उंगली से टच करोगे तुम्हें चीनी हाथ में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कि आप हीट करते हो अंटिल क्रिस्टलाइजेशन और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो, क्रिस्टल बनते हैं और जब क्रिस्टल बन जाएंगे उसको फिल्टर करके अलग कर लोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऑनलाइन यस सर। चलो अब मैं तुम्हें ये स्टेप्स लिखवा दूं, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। अब मेथड लिख लेते हैं। तो मेथड क्या हुआ, सबसे पहले मेथड लिखते हैं बेटा, टेक, मैं बेस लिख रहा हूं, तुम बेस का नाम लिखोगे, मैं तुम्हें जनरल परफॉर्मर बता रहा हूं। जनरल परफॉर्मर क्या है कि तुम जो इनसॉल्युबल बेस रहे हो उसका नाम लिखोगे, टेक बेस इन एक्सेस एंड जेंटली pour acid onto base and allow them to react. Stop reaction when small amount of base is left unreacted. Filter solution to separate base, to separate excess base and heat to evaporate water until crystallization. सर अगर एक्सेस समेत हीट कर दें, एक्सेस समेत हीट कर दोगे तो भाई बेस भी रह जाएगी नीचे ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के साथ, फिर दोनों सॉलिड्स को अलग करना पड़ेगा। अच्छा सही है। अंटिल क्रिस्टलाइजेशन में कवर हो गया कि जब कब तक हीट करना है, जब तक क्रिस्टल बनना ना शुरू हो जाए, जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए तब रोक देना है हीट को। तो फिर जब आप हीट को रोक देंगे तो मजीद क्रिस्टल बनते चले जाएंगे और फिर फिल्टर crystals and dry them with oven heat or tapping in between
फिल्टर पेपर। ये आपके 5 नंबर की प्रेपरेशन आ गई, 5 नंबर की प्रेपरेशन। मेथड समझ में आना चाहिए। अच्छा, लैब एपरेटस कौन कौन से इस्तेमाल हुए भाई इसके अंदर? बीकर इस्तेमाल हुआ, फनल इस्तेमाल हुआ, फिल्टर पेपर इस्तेमाल हुआ, बंसन बर्नर, वेरी गुड, बंसन बर्नर इस्तेमाल हुआ हीट करने के लिए। इसके अलावा पेट्री डिश इस्तेमाल हुई। बस ठीक है बेटा, अब इसे नोट कर लो। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड भी, हाँ ग्लास रॉड हमेशा स्टीयरिंग के लिए तो इस्तेमाल होगी। कुछ आया समझ में? मनहा, अनीका, मनहा, अनीका, नेहा, अहमद, मक्सी और कौन है? हमजा। सर मेरा नाम भूल जाते हैं सर आप मुनी, हमेशा। मुनी, मुनी, सर आ गया। यस। थोड़ा और ऊपर करें। अच्छा जी बेटा, ये मेथड रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा। तुम सच बताओ, तुमने ये मेथड याद किए हुए थे इस्माइल पर? तो तुमने किस आसरे में छोड़ा हुआ? तो ये माशाल्लाह बीगल में हो ना तुम? हाँ, अभी पब्लिक में सर केविन आए वहां पर, केविन लोगो एजा काउंसलर आए। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे टाइटरेशन। असल में जब मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, प्यार हो जाए, फिर मैं एकदम से ख्याल आ रहा है नहीं भाई इतना गंदा फ्लेवर नहीं हो सकता। फिर तौबा 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 कर तू करे, फिर इसको देख लो एकदम नफरत हो जा रही है। पता ऐसी हो, खैरियत से हो ना? चले भाई मेरे बच्चे, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं टाइट्रेशन की। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टुवर्ड्स टिट्रेशन। ठीक है जी, अली अब्बास बात समझ में आ गई है? अनीका, फातिमा, जी सर। चलो जी मेरे सर। बच्चे अब आ जाते हैं टाइट्रेशन। अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइट्रेशन कब फॉलो की जाती है बेटा? टाइट्रेशन का मेथड कब फॉलो किया जाएगा? वेरी गुड। टाइट्रेशन का मेथड बेटा हम लोग कब फॉलो करते हैं? वी ऑल नो, अभी सारी डिटेल पढ़ने के बाद, कि टाइट्रेशन का मेथड बेटा उस वक्त फॉलो किया जाएगा जब सॉल्ट जो आपको बनाना है वो सोडियम का हो या अमोनियम का हो या ग्रुप 1 का हो, या ग्रुप 1 का हो। फॉर एग्जांपल आपको सॉल्ट बनाना है सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट। तो जब आपको इनमें से कोई भी सॉल्ट बनाना होगा तो बिकॉज ये सॉल्ट क्या कंटेन कर रहे हैं, सोडियम या अमोनियम या ग्रुप 1 का कोई आयन, तो मेरे बच्चे इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? टाइट्रेशन। इज दैट क्लियर? कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? ये बात समझ में आई है? ये तमीज सर करा था ये। सबसे बड़ा मेथड टाइट्रेशन ही है, सबसे समझने वाला मेथड भी टाइट्रेशन है। और टाइट्रेशन बेस्ड मोल तुम्हें एटीपी में मैंने कराया है तो थोड़ा बहुत तुम्हें याद भी आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये पहले क्लियर है कि इन सॉल्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, मेथड इनके लिए भी वही है, एचओएच मेथड। कौन सा मेथड? तो आए कैसे बनाना है, कैसे बनाना है भाई? मान लेके मैं चाहता हूं मैं अमोनियम नाइट्रेट बनाऊं, क्या बनाऊं? तो अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनाएंगे भाई साहब? अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो क्या करेंगे? अमोनियम को एक तरफ कर लेंगे, क्या ख्याल है? नाइट्रेट को बोलो ना यार, एक तरफ कर लेंगे। बोलो बच्चे हाँ या ना? जी सर। जी जी। अमोनियम जो कि पॉजिटिव है इसके साथ नेगेटिव कौन सा लगा देंगे? OH, और H के साथ OH। लगा देंगे। तो ये आ गया, देखो ये H। बेस हो गई, ये बेस हो गई, और ये बेस सॉल्युबल होगी कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। अमोनियम, अमोनियम आयन सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं ना? ऑल बेसेस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम की बेस, अमोनियम की बेस और ग्रुप 1 की बेस। तो ये सॉल्युबल हो जाएगी, और ये भी क्या होगा? सॉल्युबल। ये भी क्या होगा? सॉल्युबल। और साथ क्या बनेगा बेटा? वाटर। तो अगर यहां पर मैं लिखूं तो ये भी एक्वस होगा, यस और नो? ये भी एक्वस होगा,
ये भी एक्वस होगा और ये लिक्विड होगा, हाँ या ना? यस सर। आगे देखो, मैं चाहता हूं कि मैं सोडियम क्लोराइड बना लूं। अब देखो ऐसे इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी तो लिखना भूल गया, बताया नहीं सर, रेसिपी लिखें, रेसिपी का पैटर्न तो लूं। तो रेसिपी इसकी क्या है, एसिड प्लस सॉल्युबल बेस, एसिड प्लस, और इसमें एक्सिस वैक्सिस का कोई कॉन्सेप्ट, उसमें एक्सिस का कॉन्सेप्ट था, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ये एसिड बेस रिएक्शन, देखो एसिड बेस रिएक्शन ऊपर भी हो रहा था और एसिड बेस रिएक्शन नीचे भी हो रहा है, लेकिन ऊपर क्या था, बेस कैसी थी, इनसॉल्युबल, और यहां कैसी है, ऊपर जब इनसॉल्युबल बेस लेंगे तो हमेशा एक्सेस में लेंगे, इज दैट क्लियर? यहां सॉल्युबल में एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों नहीं है वो समझ जाओगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब NaCl बनाना चाह रहा हूं, क्या करूंगा भाई, NaCl बनाना है तो मुझे NaCl बनाना है, तो Na के साथ क्या ले लेंगे, OH, और Cl के साथ क्या ले लेंगे, H, इज दैट क्लियर बच्चों? सिंबल्स क्या होंगे, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये लिक्विड। बात आ रही समझ में? अगर मैं कहता हूं नहीं भाई मुझे पोटेशियम सल्फेट बनाना है, ग्रुप 1 का सॉल्ट है, आ गई रेसिपी समझ में? तो भाई पोटेशियम सल्फेट कैसे बनाना है सुफियान? पोटेशियम सल्फेट के लिए क्या करना है, पोटेशियम अलग कर देना है, सल्फेट अलग कर देना है, पोटेशियम के साथ क्या ले लेना है, OH, और सल्फेट के साथ H, और 2 आ जाएगा वैलेंसी का। क्या ख्याल है, हो गई रेसिपी, एसिड प्लस सॉल्युबल बेस। क्या ये सारे एसिड और सॉल्युबल बेस हैं? क्या बन जाएगा, वाटर। तो अगर आप बेस के हिसाब से देखो तो एक में इनसॉल्युबल बेस थी, एक में सॉल्युबल बेस है। ये क्या है बेटा, एक्वस। मुनीब बात समझ में आ रही है, मक्सी बात समझ में आ रही है, अनीका, मनहा, नेहा, यस सर, हमजा, यस सर। जी सर। तो ये तो आप 10 दफा भी लिख सकते हो, तुम समझ में आ गई बात। रिएजेंट्स का मसला खत्म, रिएजेंट्स का कोई मसला तो नहीं है। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शन का मसला, वो भी खत्म, केमिकल रिएक्शन भी लिख लोगे। अब आ जाए टाइट्रेशन करते कैसे, टाइट्रेशन करते कैसे हैं। देखिए टाइट्रेशन में डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं दिल मेरा चाह रहा है कि मैं बना दूं, और मैं बना ही देता हूं, वरना मैं गूगल से दिखा देता हूं आपको कौन बनाए, लेकिन चलो मैं बना देता हूं, क्या याद करूं, क्योंकि इस मेथड में कुछ सिखाना भी है ना तुम्हें असल में मैंने यार। देखो डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आती, अगर आ भी गई तो बनी बनाई आएगी, लेबल करना होगा। जैसे अभी हमने देखा कि फिल्टर पेपर पे क्या रुका था, यहाँ पर अनरिएक्टेड बेस, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि फिल्टर पेपर पे जो बचा है क्या है, क्रिस्टल है या अनरिएक्टेड बेस। तो जिसने सही पढ़ा होगा वो जानता होगा ये क्या है, अनरिएक्टेड बेस है, और जो गधा होगा वो क्रिस्टल लिख देगा। आ गई बात समझ में? बेटा बात समझ में आई यहां तक? जी सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं भाई, जल्दी से समझते हैं। टाइट्रेशन का डायग्राम देखना है बेटा, टाइट्रेशन के डायग्राम में जो है ना गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा। बेटा इस तरह का हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसके एंड पे कॉर्क लगा होता है, जिसे आप जिस नलका खोलते बंद करते हैं वैसे ही करते हैं। दिस इज योर ब्यूरेट, दिस इज योर, ये अभी एटीपी का एक सेशन लूंगा जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स कराऊंगा, बट रिमेंबर कि ये क्या है, हमारा ब्यूरेट है। टाइट्रेशन में एक तो ब्यूरेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। टाइट्रेशन इसलिए यूनिक है, टाइट्रेशन में इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद रखना है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमें इस्तेमाल करना होता है, तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमें इस्तेमाल करना होता है वो इस तरह का ट्रायंगुलर फ्लास्क होता है, जिसे हम कॉनिकल फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। कॉनिकल फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक या कॉनिकल
फ्लास्क कहते हैं। ठीक है बेटा, अब याद रखिएगा दो रिएजेंट्स है, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2। कोई एक रिएजेंट हम डालेंगे किसमें, फ्लास्क में, और दूसरा डालेंगे किसमें, ब्यूरेट में। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने टाइट्रेशन बेस मोल सबने किया ना, सारे बच्चों ने एटीपी किया है। टाइट्रेशन बेस मोल में देखा ना, कहीं पर एसिड डाला हुआ होगा फ्लास्क में तो ब्यूरेट में क्या होगा, बेस। कहीं पर बेस डाला हुआ होगा फ्लास्क में तो ब्यूरेट में क्या होगा, एसिड। तो ये आपकी मर्जी है, आप एक रिएजेंट ब्यूरेट में डाल दोगे, एक रिएजेंट कहां डाल दोगे, फ्लास्क में, हाँ या ना। एक रिएजेंट ब्यूरेट में, एक रिएजेंट, ये आपकी मर्जी है। मान लें अगर आपने R1 यहां डाल दिया तो R2 यहां डालेंगे। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो R2 यानी जो चीज फ्लास्क में डालते हैं वो किसकी मदद से डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डालते हैं हमेशा जो चीज हम कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, याद रखिए बेटा, वो हमेशा हम पिपेट की मदद से डालते हैं और उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज पिपेट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज पिपेट। ये हम हमेशा पिपेट की मदद से डालते हैं। दोबारा समझिएगा, जो भी रिएजेंट, देखो हमने रिएजेंट डिसाइड करनी है। मैंने क्या कहा, एक रिएजेंट फ्लास्क में डाला जाएगा, एक रिएजेंट किसमें डाला जाएगा, ब्यूरेट में। फ्लास्क में जो रिएजेंट डाला जाता है उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। फ्लास्क में जो डाला जाएगा उसका वॉल्यूम हमेशा, याद है 25 cm3 सवाल में भी आता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। जो चीज फ्लास्क में डाली जाएगी उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। कितना, 25 cm3। कितना होगा, 25 cm3। तो अब मान लो कि जैसे मैंने सवाल समझ लेते हैं कि मान लो हमें NaCl बनाना है। क्या बनाना है, तो NaCl बनाने के लिए कौन से रिएजेंट चाहिए होंगे हमारे, NaOH और HCl। यस और नो, NaOH और HCl। तो अब आप एक जगह NaOH ले ले और एक जगह, मान ले यहां पर मैं NaOH ले लेता हूं और यहां क्या ले लूंगा, HCl। समझ में आ रही है? जब HCl मैंने यहां लिया तो HCl का वॉल्यूम कितना होगा फिर, इज दैट क्लियर? और दूसरी बात कि आपको इस एसिड और बेस की रिएक्शन में, याद करो इंडिकेटर का टॉपिक पढ़ाया सबको मैंने, इंडिकेटर बताया था कि एसिड और बेस के रिएक्शन में, खासतौर पर टाइट्रेशन में हमें क्या डालना पड़ता है, इंडिकेटर, जो हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मेरे बच्चे यहां पर हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर भी डालने होंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। दिस इज आवर इंडिकेटर बच्चे, दिस इज आवर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। 25 cm3 एसिड का वॉल्यूम है, फ्यू ड्रॉप्स इसका वॉल्यूम होगा इंडिकेटर का। बेटा सेटअप समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा सेटअप है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एक ब्यूरेट चाहिए, एक क्या चाहिए, फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क में पिपेट से फिक्स वॉल्यूम आप पिपेट आउट कर देंगे किसी एक रिएजेंट का, दूसरा रिएजेंट कहां भर देंगे, ब्यूरेट में, और फ्लास्क में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाल देंगे। इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं। नेहा, यहां तक बात समझ में आ रही है भाई? मना तो याद है ना, ये इंडिकेटर में पढ़ाया है हमने। जी सर। मुनीस खान, अनीका फातिमा, माज अली मक्सी, जुहैर, हमजा, उस्मान, यस सर, अली अब्बास। यस सर, पढ़ाया। चल, अब मेरे बच्चे जब तुमने सारा सेटअप रेडी कर लिया, अब तुम ब्यूरेट से, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो तुमने यहां तक, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मान लो ये 0 का मार्क है, ये 0 का मार्क है, तुमने यहां तक पहले बेस भर लिया। ब्यूरेट यूजुअली 50 cm3 क्यों दे रहे हैं? लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, तुम क्या करोगे, अब हल्का हल्का कर, कोई जूते से फेंक के मारूंगा, तुम मना करता हूं ना लिखने को साथ साथ, समझो बेटा। प्रेसिडेंट को जूते पड़ सकते हैं, मैं अगर भूल जाऊंगा मैं ऐसे फेंक दूंगा, लग जाएगा, फिर तुम लग जाएगा। नहीं करो यार ऐसे। तो बच्चे क्या है, 0 तक भरा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी, 0 तक भरा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, कॉर्क को थोड़ा थोड़ा करके खोलूंगा, लैब में इमेजिन करो खड़े हो, और क्या करूंगा, अलाउ करूंगा कि ये बेस किसमें जाए, एसिड में जाए, और रिएक्शन क्या हो जाए, शुरू। मैं उस वक्त तक डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक कि इंडिकेटर कलर चेंज ना कर ले। इंडिकेटर क्या ना कर ले, जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा मतलब रिएक्शन क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। यस और नो? हाँ ना बोलो ऑनलाइन वालों, इंडिकेटर का क्या काम होता है, यस सर, रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। तो मैं क्या करूंगा, इस 0 से मैं वॉल्यूम को यहाँ पर डालना शुरू करूंगा, और कब तक डालता जाऊंगा बेटा, कब तक डालता जाऊंगा, जब तक कलर चेंज, जैसे ही कलर चेंज आया वैसे रोक दूंगा। क्या पता चल गया मुझे, रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। मान लो कि जब कलर चेंज आया तो ये इतना जो है ना, ये जा चुका था कहां पर, फ्लास्क में।
इतना वॉल्यूम इसका, मान लो ये वॉल्यूम था 10 cm3, कितना वॉल्यूम था, कितना वॉल्यूम था बेटा, 10 cm। ये मैंने जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया ना, तो जब तक कलर चेंज आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम तफरीह में मिस कर दिया। प्रिपरेशन में लिखूंगा ये बाद में, तुम लोगों की तफरीह जल्दी क्या चल रहा है तुम लोगों का, पीछे मुसलसल देख रहा हूँ, तुम्हें कीड़ा काट रहा है पीछे, तुम्हें आ गया, लेकिन तुम तक तुम ही कर रहे हो उसको, वो बेचारा शरीफ है बिल्कुल, तुमसे नाम सुलेमान है, तुम्हारे सुलेमानी कीड़ा भी है बहुत बड़ा। उस्ताद जल्दी कर लेना, आवाज क्यों जा रहे हैं? जल्दी कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या कहा, क्या कहा मैंने कि तुमने ब्यूरिट पहले टॉप तक भर ली थी, अब तुमने ब्यूरिट से कॉर्क खोला, आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने इसको फ्लास्क में डालना शुरू किया। तो बेटा अहमद बात समझ तो आ रही है ना तुम्हें? जी जी आ रही है, लगा अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है अंदर। अब हमें कलर, क्योंकि बेस भी सॉल्युबल है, एसिड भी सॉल्युबल, तो नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए तो इंडिकेटर डाला था ना। इसीलिए क्या डाला था भाई, पहले इनसॉल्युबल बेस थी वो नजर आ रही थी, इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर दोनों इनसॉल्युबल, नजर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके इंडिकेटर डाला। जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा हम कॉर्क को बंद कर देंगे, कॉर्क को बंद कर दिया। अब मान लो ये टॉप तक फिल हुआ था, जब तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ इतना वॉल्यूम उसका फ्लास्क में चला गया, और हमने इसको ब्यूरिट की रीडिंग में पढ़ा, कितना वॉल्यूम है ये, 10 cm3। ये बात समझ में आती है? इससे हम कहते हैं एंड पॉइंट, क्या कहते हैं, या एंड वॉल्यूम। ये टाइट्रेशन बेस मोड में ये वर्ड लिखा हुआ होगा, एंड वॉल्यूम। क्या कहलाएगा एंड वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम हुआ, वो वॉल्यूम जो कि इस्तेमाल हुआ रिएक्शन कंप्लीट करने में। ये बात समझ में आई? अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, हम इस फ्लास्क के केमिकल को फेंक देंगे, दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। समझना जरा, दोबारा से रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इस वक्त जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो फ्लास्क में क्या क्या मौजूद है बताओ मुझे। फ्लास्क में सॉल्ट बन गया, फ्लास्क में वाटर बन गया, और फ्लास्क में साथ साथ क्या मौजूद है, और इंडिकेटर। और इंडिकेटर को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, जरा समझना। सॉल्ट, वाटर, भाई जब रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, तो हमने क्या बताया था, क्या बनता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो मेरे बच्चे जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें सॉल्ट बन रहा है अंदर, वाटर बन रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होते ही हमने रोक दिया, लेकिन साथ इंडिकेटर भी तो मौजूद है, वो भी तो डिसॉल्व हुआ है। तो इंडिकेटर को अलग करना मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं और दोबारा करते हैं। अब दोबारा क्यों करते हैं, पागल है, लिसन केयरफुली। अब हम जानते हैं कि 10 cm3 पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या जानते हैं हम लोग, कि जब ब्यूरिट से 10 cm3 एसिड में जाएगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन। इंडिकेटर ने हमें बता दिया है कि 10 cm3 का वॉल्यूम जब ब्यूरिट से कहां जाएगा, फ्लास्क में जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो बेटा हम दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, इस बार इंडिकेटर नहीं डालेंगे, इस बार इंडिकेटर। बात समझ में आ रही है? ये है टेक्निकलिटी, लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि इंडिकेटर डाल के पहले क्यों किया था, ताकि पता चल जाए एंड वॉल्यूम कितना है। जब एंड वॉल्यूम का पता लग गया, अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे बेटा मास विदाउट इंडिकेटर। अब आप क्या करेंगे, ब्यूरिट दोबारा से 10 सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे और रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप 10 cm क्यूब पे लाकर उसको रोक देंगे। सही है जी? अब जब रिएक्शन होगा, इंडिकेटर इसमें नहीं है, तो फ्लास्क में सिर्फ क्या होगा, सॉल्ट, और सिर्फ क्या होगा बेटा, माज, हमजा, अहमद, अनीका, अब यस सर, नेहा, मनहा, सॉल्ट और वाटर सर। अब सिर्फ सॉल्ट और वाटर होगा। अब इंडिकेटर, अब मेरे बताओ बेटा, सॉल्ट और वाटर होगा तो क्या करते हैं, पेट्री डिश में निकालेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, वाटर को हीट करके सर वो वाटर को अलग करेंगे और क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, अंटिल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बन जाएंगे, फिल्टर पेपर में निकाल के ड्राई कर देंगे। इज दैट क्लियर? आया समझ में? तो टाइट्रेशन का एंड पार्ट क्रिस्टलाइजेशन जैसा हो गया, टाइट्रेशन का एंड पार्ट क्रिस्टलाइजेशन जैसा हो गया। क्रिस्टलाइजेशन तो ये करते हैं ना, फिल्टर करते हैं और ये कर लेते हैं, तो एंड पार्ट में जाके सिमिलर है, शुरू में डिफरेंट। इज दैट क्लियर? कोई मसला? लिख ले, नो सर। एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 को टाइट्रेट किया, एंड वॉल्यूम निकाला विद द यूज ऑफ इंडिकेटर। फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया विदाउट इंडिकेटर। ठीक है, विदाउट इंडिकेटर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, हमने सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को हीट किया और अंटिल इवेपोरेशन, अंटिल क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? सिंपल हो गया, तो मसला तो नहीं। अब सवाल आ गया, अब सवाल ले लेते हैं पूरा। अब मैं सवाल नीचे लिख रहा हूं, पहले ऊपर लिख देता ना, तुम लोग बार बार बोलते रहते क्या करें। मान लो कि सवाल आ गया कि डिस्क्राइब डिटेल मेथड टू प्रिपेयर
सोडियम क्लोराइड इन लैब या टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब मेंशन ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स. मेंशन ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आ गया. अब डिटेल क्या क्या मांगी है उसने. आपसे पूछा रिएजेंट 1 क्या होगा, रिएजेंट 2 क्या होगा, केमिकल बोलते जाओ, रिएक्शन क्या होगा. टाइट्रेशन का सवाल सबसे बड़ा आता है. 6 नंबर का तो मेथड ही आ जाता है, लंबा मेथड है, इसमें गलती आंसर जा रहा है. फिर लैब एपरेटस क्या होंगे. ठीक है, ये सब उसने पूछा है आपसे. मनहा बिल्कुल बम्बार्ड समझ में आ गया. सर समझ आ रहा है. आपने स्कूल में पढ़ लिया मनहा ये, जी सर पढ़ा हुआ. तो आपको तो आता ही होगा ना पहले से. तो मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की बताते हुए. नहीं सर कोई मिस्टेक नहीं की. आप मुझे चेक कर रही है मतलब है. जी नेहा, आपको बात क्लियर है बेटा. जी सर. भाई मुनीब भाई, मुनीब बात समझ में आई है. मुनीब खान, जी जी सर बिल्कुल आ रही है सर, बेहतरीन. अब मेथड में बाद में लिख रहा हूं और आप सारे ने सबने मिलकर कंप्लीट कराना है. और मेथड लिखवाने का सिर्फ मकसद ये है कि एक जनरल परफॉर्मा आ गया तुम्हारे पास. अब कोई भी सॉल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, तो तुम लोग जो है वो इसी को कॉपी कर दोगे. और अब 2016-17 से तुम शुरू हो जाओगे एटीपी में, तो तुम्हें ये सवाल नजर आ जाएगा मल्टीपल टाइम. तो फिर वो सवाल करके लेकर आओगे. वैसे भी सॉल्ट प्रिपरेशन कोई भी कर लोगे ना. चले भाई, सोडियम क्लोराइड बनाना है, आए देखिए कैसे बनाते हैं. चले भाई. हाँ भाई, सोडियम क्लोराइड के रिएजेंट्स क्या होंगे बच्चों, शाबाश. रिएजेंट 1 NaOH या सोडियम, नाम से आए तो लिख लें सोडियम हाइड्रो. मास क्लियर है बेटा. अनिका, दूसरा क्या होगा. यस सर. HCl यानी कि हाइड्रो. यहां पर एक्सिस में क्यों नहीं लिया एसिड बेस, कोई फायदा ही नहीं था. कुछ नजर तो आ ही नहीं रहा, सब सॉल्युबल है ना बेटा, तो कुछ नजर तो आता ही नहीं. केमिकल रिएक्शन लिख लोगे. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. सिंबल क्या आ जाएंगे, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी. लैब एपरेटस क्या क्या इस्तेमाल हुए. ब्यूरेट, फ्लास्क, पिपेट. पिपेट. हाँ, फनल पेपर. ठीक है. और क्या इस्तेमाल होगा इसके अंदर बच्चों. पिपेट हो गया, इंडिकेटर हो गया लैब्स एंड केमिकल्स में. और सर क्रिस्टलाइजेशन के लिए फिल्टर पेपर और फनल फनल. इस्तेमाल होगा फिल्टर करने के लिए बाद में क्रिस्टल्स को. पेट्री डिश इस्तेमाल होगी. फिल्टर पेपर इस्तेमाल होगा. ग्लास रॉड आ जाएगी. सर ड्रॉपर इंडिकेटर डालने के लिए. ड्रॉपर होगा इंडिकेटर डालने की. वेरी गुड. ब्यूरेट, पिपेट हो गया. और क्या हो गया, और क्या था, कोई रह गया. हाँ, बंसन बर्नर. वेरी गुड. वो एग्जाम में बता देगा 2 लिखने हैं, सारे लिखने हैं, 3 लिख दें. आपको तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो जाए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है. अब बेटा देखो, अब लंबा चौड़ा नहीं करना. देखो इंटेलिजेंटली कैसे लिखना है. टेक फिक्स वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट 1. अब रिएजेंट 1 की जगह तुम जो भी तुम ले रहे हो ले. फिक्स वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट 1 इन फ्लास्क बाय पिपेट. ठीक है.
another in burette. Titrate R1 with R2, reagent 1 with reagent 2. ये मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, आप इसको नाम से रिप्लेस करते चले जाओगे. reagent 1 with reagent. अबे तू पूरा तो देख क्या लिखा हुआ है मैंने. टेक फिक्स वॉल्यूम ऑफ R1. जब फिक्स वॉल्यूम तो 25 cm क्यूब था ना, वो वाला तो फ्लास्क में लेंगे ना. अरे तुम इस सवाल के लिए से भाई तुम R2 लिख लो बस, खुश. टाइट्रेट R1 with R2 until indicator gives color change. Note down end point volume of burette. Repeat. अब यहां नहीं लिखेंगे कि दोबारा क्यों कर रहे हैं क्या, इंडिकेटर डायरेक्ट लिखेंगे. रिपीट प्रोसीजर या रिपीट टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर एंड यूज या and for same end volume and point volume. Now heat solution until crystallization. Filter crystals and dry them in oven or by tapping in between filter. क्लियर है बच्चों? कैसा लगा मेरे बच्चे? एसिड बेस, कर दें. हाँ जी, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक भी खत्म हो गया. और एटीपी में जो हम सॉल्ट पढ़ रहे थे, सॉल्ट एनालिसिस या सॉल्ट से रिलेटेड हर बात अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी तरह से, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम खत्म. कैसा समझ में आया? बम्बार्ड था ना? हेलो, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. बेटा एक आखिरी बात रह गई है इसके अंदर, वो सुन ले. सर बस करें सर. एमसीक्यू में आता है बेटा, सुन ले. टॉपिक बेटा पूरा हाथ ही निकाल दिया, तुम छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है. मेरे बच्चे अभी जब मैं तुम्हें बताया, और ये मैंने जब बताया तो तुम्हें उस वक्त इस्माइल के जहन में भी आ गया, जो अभी दोबारा बता रहा हूँ कि आपको अभी मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, पहली बार एंड पॉइंट वॉल्यूम निकालने के बाद फ्लास्क में जो केमिकल है वो फेंक देंगे और उसे दोबारा टाइट्रेशन करेंगे. ठीक है ना? तो दोबारा टाइट्रेशन करने से पहले आप उसे एक बार धोलेंगे. अब एग्जामिनर इसमें तुम्हें सवाल देता है कि धोएंगे किस चीज से और क्या करेंगे, कैसे करेंगे. मेरे बच्चे एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करता है. लिसन वेरी केयरफुली, याद रखिए, इसको एसिड और बेस से नहीं धोएंगे. एसिड और बेस से एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए होते हैं कि जब धोएंगे तो एसिड से, जैसे HCl डाला हुआ था, पहले क्या डाला हुआ था हमने इसके अंदर, HCl डाला हुआ था ना, तो अब एग्जामिनर कहते हैं इसको HCl से धो लो. तो भाई HCl से अगर धो लेंगे तो नुकसान क्या होगा? HCl से धो तो लिया, लेकिन नुकसान ये होगा कि अगर HCl का थोड़ा सा वॉल्यूम भी रह गया, HCl का थोड़ा सा वॉल्यूम भी फ्लास्क में रह गया, तो हम पिपेट से निकालते हैं 25 cm क्यूब. कितना निकालते हैं? लेकिन अगर HCl का वॉल्यूम उसमें पहले से बाकी होगा थोड़ा सा, तो क्या होगा? वो टाइट्रेशन के वॉल्यूम को खराब करेगा नहीं करेगा? भाई अगर HCl का हम पिपेट से निकालते हैं 25 cm क्यूब और उसको टाइट्रेट करने के लिए 10 cm क्यूब चाहिए, लेकिन अगर हमने HCl से फ्लास्क को धोया
तो क्या होगा कि फ्लास्क में अगर 1 ml भी रह गया तो उसने वॉल्यूम को 25 से क्या कर दिया, 26 कर दिया, और जब 26 कर दिया तो उसकी टाइट्रेशन 10 cm³ से नहीं होगी। बात समझे नहीं समझे? दोबारा समझो कि भाई जब हमने फ्लास्क का केमिकल फेंका था और फ्लास्क को दोबारा लेकर आए थे वॉश करके, तो वॉश किस चीज से करेंगे पहले समझना कि एसिड से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या डाला हुआ था, एसिड। तो एसिड से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे एसिड से? क्योंकि अगर एसिड का थोड़ा सा वॉल्यूम भी रह गया तो वो टाइट्रेशन के वॉल्यूम को क्या कर देगा, चेंज। इज दैट क्लियर? इसी तरह बेस से भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेस से? क्योंकि बेस अगर पहले से आ गई और एसिड डाला तो थोड़ा सा एसिड पहले ही बेस से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए बेटा किससे टाइट्रेट, किससे वॉश करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर से, टैप वाटर से नहीं, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करके ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर से। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर से, फिर इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में नजर आता है। कोई मसला? यहां पर ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हो गया मेरी नॉलेज के अंदर। अब इससे मुश्किल कोई पार्ट केमिस्ट्री में बाकी नहीं है।